वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी इजी पॉइंट में। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी पहली एक छोटी सी टॉपिक देखेंगे जो चैप्टर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है एमिनो एसिड। अब ये जो एमिनो एसिड ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक मोनोमर है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि एमिनो एसिड एक प्रकार का मोनोमर है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। ओके, तो ये जो एमिनो एसिड है जनरली पेड़ पौधे, जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड होते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला को हम पहले समझ लेते हैं। तो एक एमिनो एसिड के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ एक एमिन ग्रुप, ओके, ठीक है, इसके साथ एक एमिन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी यह एक एमिनो एसिड कहलाएगा। ठीक है, और मैंने बताया कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो मोनोमर होते हैं, एक लक होते हैं। मतलब किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए ये सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक हम कोशिका को समझते हैं, वैसे ही किसी भी बड़े से बड़े मॉलिक्यूल, कार्बनिक मॉलिक्यूल कहा जा सकता है, उसको बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, जनरली हम समझते हैं कि ये जो एमिनो एसिड होते हैं इससे प्रोटीन्स का निर्माण होता है। हम समझते हैं प्रोटीन, तो उस प्रोटीन का मोनोमर कौन होता है? एमिनो एसिड। इसी से जुड़ करके बनते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये जनरली बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के। तो लगभग हम ये समझें कि ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में आवश्यक एमिनो एसिड के रूप में 20 प्रकार पाए जाते हैं, है ना। मतलब 20 प्रकार के एमिनो एसिड हमारी बॉडी में आवश्यक काम को करने के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी से अलग और बहुत सारे जैसे प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो देखिए, जो सिट्रुलिन एमिनो एसिड होता है ना, ये सिट्रुलिन एसिड किससे बनता है? वाटरमेलन से। वाटरमेलन समझते होंगे, है ना, तरबूज। ठीक है, अगला हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलाइसिन, है ना, ये बनता है किससे? कोलेजन से। ठीक है, और एक चीज़ है, ठीक है, लेथियोनिन, ये सभी एमिनो एसिड के नाम है। ठीक है, ये लेथियोनिन बनता है वूल हाइड्रोलाइजेट से। ठीक है, मतलब ये जो सिट्रुलिन है ना, ये जो लेथियोनिन है, ठीक है, ये जो कोलेजन है, ये सभी क्या है? एमिनो एसिड के प्रकार हैं। आया समझ में? ठीक है, तो आप सभी क्या कीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल कम से कम एक दो याद कीजिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लियरली रूप से समझाया गया है एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये बताया गया है कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स आप लोग समझ ही रहे होंगे क्योंकि हम कोशिका भली भांति पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जनरली एमिनो एसिड से ही प्रोटीन्स का निर्माण होते हैं क्योंकि प्रोटीन का मोनोमर कौन है? एमिनो एसिड है। ठीक है, तो एमिनो एसिड 1 2 3 4 5 ऐसे 10 से अधिक जुड़े तो उधर वो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि जनरली सभी मिला करके, जैसे हम बात करें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी में
कितने प्रकार के? लगभग 200 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन 200 प्रकार में से कितने? लगभग 20 एमिनो एसिड किसमें? एनिमल्स में पाए जाते हैं, एवं 80 प्रकार के एमिनो एसिड किससे? बाकी चीज़ से प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ प्रोटीन से प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोटीन से प्राप्त होते हैं, हो सकता है वो प्लांट से प्राप्त हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हों। ओके, ये समझ में आया? ठीक है, तो जनरली हम अगर इसके फॉर्मूले को समझें तो हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक एमिनो एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक H जोड़ सकते हैं, है ना? यहाँ पर हम एक H जोड़ सकते हैं। उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? यहाँ का ये जो H है ना, इसको हम हटा दें और इसको हम ऊपर की ओर जोड़ दें, है ना? तो R एक सेंट्रल कार्बन, ये जो है ये सेंटर का कार्बन है। ठीक है, इससे क्या क्या जुड़ेगा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ना कंपलसरी है, एक एमिन ग्रुप का जुड़ना कंपलसरी है ना? और एक R ग्रुप का जुड़ना कंपलसरी है, और एक हाइड्रोजन होगा बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, है ना? ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम कहते हैं C टर्मिनल। ठीक है, C टर्मिनल। और ये जो एमीन ग्रुप है इसको हम कहते हैं N टर्मिनल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को C टर्मिनल कहा जाता है, एमीन ग्रुप को N टर्मिनल कहा जाता है। इसको आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप में जनरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं, हम कार्बनिक ग्रुप, कोई कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है ना? तो कार्बोनिल ग्रुप जो कार्बन का ही लंबी श्रृंखला होता है, ठीक है, वो जुड़ा होता है। या तो वहाँ पर वेरिएबल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़े हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ सकता है, कोई एमिन ग्रुप भी जुड़ सकता है ना? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पर समझाया गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिन ग्रुप को। ये अपना सेंट्रल कार्बन है, इसको फॉर्म में बॉन्डिंग के हिसाब से बताया गया है कि एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं? COOH लिख सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में NH2 जुड़ा हुआ है, इसको हम इस प्रकार से बॉन्डिंग कर सकते हैं, है ना? तो ये आपको अलग से बॉन्डिंग के हिसाब से, ओरिएंटेशन के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, और यहाँ पर उसी चीज़ को डेफिनेशन को फिर से बताया गया है। ठीक है, कि एमिनो एसिड वह कंपाउंड है जिसमें एक एमिन ग्रुप या एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर जुड़ा होता है समझ में? है ना? तो इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या होते हैं। एक N ग्रुप और एक COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ओके, ये सिंपल चीज़ें हैं। आगे देखिए, जिसमें ग्रुप में कार्बन परमाणु से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पहले ही कंफर्म करना था, अब हम फर्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेंटर का कार्बन ये है। ठीक है, H को हटा दिया जाए
तो ये H ऊपर आएगा, है ना। तो इसी कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब C टर्मिनल भी जुड़ा हुआ है, N टर्मिनल भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। R मतलब एल्किल, वहाँ पर जितने भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर का कार्बन है ना, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। आया समझ में। इस अल्फा कार्बन को अगला कहा जाता है कीरेल कार्बन। आया समझ में, ठीक है। तो जो सेंटर का कार्बन ग्रुप जुड़ा हो, मतलब सेंटर में जो कार्बन होता है जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं अल्फा कार्बन या तो कीरेल कार्बन। ओके, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए तो एमिनो एसिड को पहचानने के दो फॉर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड को पहचानने के दो फॉर्म्स पाए जाते हैं। जनरली हम उसको कहते हैं डी एमिनो एसिड और एल एमिनो एसिड, ठीक है। तो डी और एल एमिनो एसिड को पहचानने के लिए जनरली हम एमिन्स ग्रुप को देखते हैं, एमिन ग्रुप को, है ना। तो इसमें जब भी डी और एल फॉर्म पहचानना होगा तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर होगा, है ना, और एमिन ग्रुप बीच में होगा, क्योंकि एमिन ग्रुप के द्वारा ही हम डी फॉर्म या एल फॉर्म पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर एमिन ग्रुप राइट साइड में पाया जाएगा, है ना, एमिन ग्रुप कीरेल कार्बन के राइट साइड में पाया जाएगा, इसका मतलब वो जो एमिनो एसिड होगा वो डी फॉर्म होगा, डी एमिनो एसिड कहेंगे उसको, ठीक है। अगर एमिन ग्रुप कीरेल कार्बन के लेफ्ट साइड में होगा तो सिंपल है, हम उसको एल एमिनो एसिड कहेंगे। आया समझ में, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको पहचानने के तरीके, डी फॉर्म एल फॉर्म, ठीक है। जनरली आप पहचानिए कि अगर एमिन ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो हम एल एमिनो एसिड कहेंगे, या तो ये कह लीजिए कि लेफ्ट एमिनो एसिड। ओके, इतना तो जानने का एक सिंपल तरीका है ना। डी अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए एमिनो एसिड के प्रकार। जनरली जो एमिनो एसिड होते हैं उसको समझने के लिए एक सिंपल फंडा है कि ये 3 प्रकार के होते हैं: आवश्यक एमिनो एसिड, अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड, ठीक है, और अनावश्यक एमिनो एसिड। तो जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, देखो, अगर आवश्यक एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है तो वो हमारी बॉडी में कभी नहीं बनता है, ठीक है। तो वो किसी दूसरे चीज़ से बनता है, ठीक है। तो ये जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं वो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे बनते हैं हमारी बॉडी में, उसको आवश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। ओके, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, वेलिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, लाइसिन। आप क्या काम कीजिएगा, इसमें से कम एक दो, है ना, एक दो एग्जाम्पल तो साइंस में बनता ही है, तो कम से कम आप याद कीजिएगा। अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये जो अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में लगभग बहुत कम रूप में काम आते हैं, ठीक है। तो कम से कम यूज तो आ रहे हैं लेकिन कम मात्रा में, तो उसको हम कहते हैं अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आर्जिनिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, इतना जनरली याद रखिएगा। ओके, इसके बाद अनावश्यक, ये जो अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड बनते हैं उसे हम हमारी बॉडी में यूज नहीं करते हैं,
ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड। एग्जाम्पल के लिए एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन। ओके, एलिनिन, एमिनो एसिड और ग्लाइसिन। ठीक है, जनरली हमारी बॉडी में 12 प्रकार के अनावश्यक एमिनो एसिड्स बनते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। ठीक है, तो सिर्फ 12 प्रकार के बनते हैं, इतना याद रखिए। ठीक है, तो इसको हमें याद करना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये 12 प्रकार के बनते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमारी बॉडी में या फिर हम पूरी तरीके से मतलब प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिला करके हम जानते हैं कि 200 से अधिक एमिनो एसिड खोजा गया है ना, लेकिन केवल उन 200 में से कितने? 25 प्रारूपी एमिनो एसिड हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त किए गए। ठीक है, मतलब हमें कितने प्राप्त होते हैं? आवश्यक कितने होते हैं? 25। ठीक है, या तो वो पूर्ण रूप से या तो आंशिक रूप से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं या आवश्यक होते हैं। आगे देखिए, इस 25 में से केवल 20 एमिनो एसिड जो होते हैं वो सामान्य रूप से पाए जाते हैं, मतलब जनरली अधिक मात्रा में पाए जाने वाले को हम सामान्य बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी प्रोटीन में मिलते हैं, इसका मतलब है सभी प्रोटीन के फॉर्म में मिलते हैं। ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो उस प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में पाए जाते हैं। है समझ में? ठीक है, आगे देखिए, 25 में से 10 एमिनो एसिड अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 25 में से 23 अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड कहने का मतलब जो उसमें आर ग्रुप, मैंने बताया था आर ग्रुप, एल्किल ग्रुप, उसमें कि सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, उसके बाद में 2 जो होते हैं वो एक प्रोलीन और एक हाइड्रोक्सिल प्रोलीन, ये सभी इम्यूनो एसिड होते हैं। इम्यूनो एसिड का मतलब वहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा? एक गोलाकार, एक रिंग बनेगा। ठीक है, तो जिस एमिनो एसिड में रिंग पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्या? इम्यूनो एसिड। ठीक है, और जिस एमिनो एसिड में रिंग नहीं पाया जाता उसे हम जनरली अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? याद रखिएगा, 200 से अधिक एमिनो एसिड्स खोजा जा चुका है, लेकिन 25 हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। हम 25 को बना सकते हैं, इसका मतलब हम उसका यूज कर सकते हैं। 25 में से 10 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, उसी 25 में से जो 23 एमिनो एसिड होते हैं वो चैन वाले होते हैं, मतलब अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, और 2 रिंग वाले होते हैं, इम्यूनो एसिड होते हैं। ठीक है, इम्यूनो का नाम याद रखिएगा, 2 ही है, प्रोलीन और हाइड्रोक्सिल प्रोलीन। ओके, आया समझ में? आगे देखिए, अब आपको अगर एग्जाम के तौर पर देखा जाए तो 10 एमिनो एसिड के नाम याद करने हैं। ठीक है, 10 एमिनो एसिड जनरली हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट ग्लाइसिन देखते हैं। ग्लाइसिन में जनरली सभी एमिनो एसिड में ये जो H वाला पार्ट है, ये जो CH3 वाला पार्ट है, ये क्या है? R ग्रुप है। ठीक है, तो ये R ग्रुप सिर्फ फ्लेक्सिबल होगा, R ग्रुप सिर्फ चेंज होंगे, बाकी के बाकी ये जो सेंट्रल कार्बन है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जो एबिन ग्रुप है, और एक जो बॉन्ड मेंटेनेंस वाला हाइड्रोजन, ये सभी में सेम होंगे, सिर्फ चेंज होंगे। तो कौन होंगे?
आर ग्रुप्स। ओके, तो ये आर ग्रुप्स कौन है? ये हाइड्रोजन, ये CH3। ओके, हम आगे देखते हैं। जनरली आप कम से कम 10 एमिनो एसिड के नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताते जाता हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला और सबसे छोटा एमिनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, ठीक है। इस ग्लाइसिन में जो इसका आर ग्रुप होता है या फंक्शनल ग्रुप होता है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। ये सबसे छोटा है। दूसरा पॉइंट, ग्लाइसिन के बाद आता है एलेनिन, ग्लाइसिन से बड़ा एलेनिन, ठीक है। इस एलेनिन में फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक मेथिल ग्रुप होता है, मेथिल याद रखते हैं, है ना। मेथेन CH4, उसके बाद मेथिल। ओके, ठीक है। तीसरा का नाम है सेरिन, ठीक है। इस सेरिन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक एल्कोहल होता है ना, CH2OH। ये हो गया सेरिन, है ना। मतलब ये रखिएगा CH3 है ना। CH, ये वाली CH3 है, यहाँ से एक कार्बन हटा दिया जाए तो वहाँ कितने बचेगा? 2 बचेगा, है ना। और उसको मेंटेन करने के लिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। तो बनता है सेरिन। ओके, मुझे डस्टर यूज करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा थ्रियोनिन, है ना। थ्रियोनिन में ये समझिए कि यहाँ पर एक मिथिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा कार्बन जुड़े हुए होते हैं। ये जो सेंट्रल कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। ये जो सेकेंड कार्बन है इसको हम बोल सकते हैं बीटा कार्बन। आया समझ में? ठीक है। तो थ्रियोनिन में याद रखिएगा कि वो जो मेथिल ग्रुप था, ठीक है, CH3, याद आया CH3, तो उस CH3 में एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हटा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा था, है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा था सेरिन में, ठीक है। तो वहाँ से और एक हाइड्रोजन ग्रुप हटता है तो एक मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो बनता है क्या? थ्रियोनिन। आया समझ में? ठीक है। आगे देखते हैं वेलिन। वेलिन में क्या होता है कि जो CH3 है, उस CH3 जो मेथिल ग्रुप है उस मेथिल का 2 हाइड्रोजन हटा के आगे 2 मेथिल उसी में जुड़ जाते हैं, इस तरह से, है ना। एक CH3 था, उस CH3 से 2 हाइड्रोजन हटा, मतलब ये CH3। ओके, इस 3 में हम 2 हटा दिया, एक बचा, तो यहाँ पर ये 2 और जुड़ जाएंगे, है ना। यहाँ पर एक CH3 और यहाँ एक CH3। आई समझ में? ठीक है, तो ये कहलाता है वेलिन। ठीक है, आगे मेथियोनिन। मेथियोनिन में याद रखिएगा कि मेथियोनिन का जब भी नाम आता है तो वहाँ एक सल्फर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए CH3 था, है ना, CH3 था, इस CH3 से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा और वहाँ पर एक, जैसे हम देखते हैं ना, CH2OCH2, क्या होता है? ईथर होता है ना, ईथर होता है। उसके जगह में आप ये रियलाइज कीजिए कि वहाँ पर O के जगह में क्या जुड़ा हुआ है? एक S जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बन गया क्या? मेथियोनिन। आया समझ में?
आगे सिस्टीन, ये सिस्टीन 2 सल्फर कंपाउंड वाला होता है ना। ये समझिए कि आपके पास यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपके पास 2 एमिनो एसिड हैं। उन दोनों एमिनो एसिड में CH3 जुड़ा था, उसमें से एक बॉन्ड हटा करके क्या जुड़ गया, वहाँ पर 2 सल्फर जुड़ गए, है ना। तो 2 सल्फर वाले कंपाउंड जब 2 एमिनो एसिड को जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टीन। आया समझ में? ठीक है। आगे सिस्टाइन आता है, सिस्टाइन। ठीक है। तो सिस्टाइन में सिंपल एक ही कंपाउंड भाग लेता है ना। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। तो दोनों सल्फर एक दूसरे से एक एक बॉन्ड लगा के जुड़े हुए थे और इधर एक एक बॉन्ड था, है ना। आया समझ में? लेकिन जब ये बॉन्ड टूट जाएगा सिस्टाइन में तो यहाँ पर एक H ग्रुप जुड़ जाएगा, तब तो वैलेंसी कंप्लीट होगी, है ना। ठीक है। आगे देख लीजिए, ये देखिए, अब तो समझ में आया होगा। SH इसका मतलब सिस्टाइन, वहाँ पर इससे ऊपर सिस्टीन में 2 जुड़े हुए थे। ठीक है। आगे ल्यूसीन, ल्यूसीन में वेलिन का डबल। ठीक है, वेलिन का डबल। यहाँ पर CH3 के से एक हाइड्रोजन हटा, दूसरा CH3 जुड़ा, उस CH3 से 2 कार्बन हटा और 2 मेथिल ग्रुप जुड़ गया, बन गया ल्यूसीन। ठीक है। आगे आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन भी क्या है, एक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है। ओ सॉरी, हाइड्रोक्साइड बोलता हूँ, 2 मेथिल कंपाउंड है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NH2 जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन पे भी एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। इसके बाद ये हो गया आपका अल्फा, ये बीटा, ये गामा, है ना। उसके बाद ये हो गया डेल्टा। ठीक है। तो गामा कार्बन में फिर से एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो ये कहलाता है आइसोल्यूसिन। ठीक है। आगे है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में ये याद रखिएगा कि एस्पार्टिक एसिड मतलब एसिड है ना। यहाँ पर इस मेथिल ग्रुप से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा। जब भी ग्रुप जुड़ेगा एक कार्बन हटेगा, इतना याद रखिएगा, है ना। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको याद रखिएगा, है ना। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा इसका मतलब एस्पार्टिक एसिड होगा। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में 2 कार्बन, एस्पार्टिक एसिड में सिंगल कार्बन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है। अगर ग्लूटामिक एसिड आएगा तो उस ग्लूटामिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे, तो वो कहलाएगा ग्लूटामिक एसिड। आया समझ में? ठीक है। आगे ये मैंने बताया था इमिनो, इसके ऊपर जितने भी हमने देखे थे वो थे एमिनो एसिड, चेन फॉर्म में पाए जाते थे, है ना। और ये है इमिनो एसिड, है ना, फेनिल एलेनिन और टायरोसिन। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, फेनिल एलेनिन में CH2 के साथ एक रिंग जुड़ा हुआ होता है ना, एक रिंग जुड़ा हुआ होता है। और टायरोसिन के साथ क्या जुड़ा होगा, उस CH2 के साथ
एक रिंग जुड़ा हुआ होगा, उसके साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ओके, इतना चीज़ समझ में आया? ठीक है, तो एमिनो एसिड के चैप्टर में आज के लिए इतना ही था। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम जितने भी डाउटेबल क्वेश्चन होगा उसको लाइव कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।